हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड इस कोरोना महामारी में आप सभी अपना ख्याल रखकर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। हम भी आपके साथ में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में लग के। आज ये 5वां दिन है और इतिहास का एक बहुत ही अच्छा लेक्चर आज के सेशन में लेके आया हूँ मैं। जैसा कि इस सेशन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट जो था वो एक गौरवमयी गाथा थी, एक गौरवमयी क्रांति के नाम से जानी गई। ये भारतीयों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था जिसमें भारतीयों ने बहुत ही अपना एक बलिदान देके भारत देश को आज़ाद कराने की एक गाथा लिखी, एक स्वर्णिम अक्षर में अपने नाम लिखे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। तो 1857 के रिवॉल्ट में जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह अंग्रेज़ हमारे भारतीयों को बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक भारतीयों के दिल में नहीं रह पाई, वो कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी के रूप में फटा और वही एक स्वर्णिम दिन 1857 का जो एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है आज भी। तो हम बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आए हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त जसवंत पाठक। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जो टॉपिक जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो फैक्ट, वो आप नोट करिएगा। कुछ हमने पीपीटी भी बनाई है आपके लिए, तो एंड उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। एंड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें 1857 के रिवॉल्ट से क्वेश्चन ना आया हो आज तक। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। 1857 का विद्रोह जो था वो भारतीय इतिहास का एक गौरवमयी गाथा था, एक गौरवमयी गाथा थी। ये विद्रोह कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हो गई और ना ही कोई ऐसा प्रसंग था जो भारत के किसी एक कोने में हुआ। अगर हम ग्राउंडेड रूप में बात करें इसकी, तो ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह ने समूचे भारत की जनता, किसानों, मजदूरों, हस्तशिल्पियों और यहाँ की ट्राइब्स यानी जनजातियों, सैनिकों और रजवाड़ों को अपने में पूरी तरह से समेट लिया। यहाँ पीपीटी देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पीपीटी आपके लिए कुछ बना रखी है, किस तरह हमारे भारतीयों को अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति के द्वारा, हड़प नीति द्वारा बहुत सारे आरोप लगा के उनके राज्यों को हड़प लिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आज के विद्रोह में आप देखेंगे 1857 के रिवॉल्ट में। कुछ इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना बताया है, किंतु वास्तव में अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियां ही इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। उनकी शोषण की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई। चर्बी वाले कारतूस की जो घटना थी वो तो बहुत ही छोटी थी, वो तो एक तत्कालीन कारण की, अगर हम बात करें तो चर्बी वाली कारतूस की जो घटना थी वो तत्कालीन कारण के रूप में हम लोग जो है इसको नोट डाउन करते हैं। ये मात्र उस असंतोष रूपी बारूद को चिंगारी प्रदान की। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फरवरी 1856 में भारत आते समय कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा कार्यकाल भारत में शांतिपूर्ण हो। मैं नहीं भूल सकता कि भारत के गगन में जो अभी शांत है, कभी भी छोटा सा बादल, चाहे वो एक हाथ जितना ही क्यों ना हो, निरंतर विस्तृत होकर फट सकता है, जो हम सबको तबाह कर सकता है।
लॉर्ड कैनिंग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख पा रहे थे कि जो पिछली घटनाएं हो रही थी उससे वो पूरी तरह से अवगत थे। लॉर्ड कैनिंग के भारत आते ही उसकी आशंका सही साबित हुई, जब यह असंतोष 1857 के विद्रोह के रूप में समूचे देश में फैला। इस विद्रोह का कोई एक कारण नहीं, अपितु बहुत सारे कारण थे। अंग्रेजों की निरंतर आर्थिक शोषण की नीतियों ने जनसाधारण को अत्यधिक प्रभावित किया तथा धीरे धीरे उनके असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमने पीपीटी बनाई है आज, विद्रोह का जो कारण था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने पूरी तरह से हासिल करी। ऐसे अगर हम तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो विद्रोह को कई नामों से जाना गया। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा, भारतीय विद्रोह और महान विद्रोह भारतीय इतिहासकारों द्वारा। ऐसे ही अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो 1857 का विद्रोह जो था वो भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ये बात कही गई थी। तो कुछ नीतियां थी, इनके कारण थे, क्या थे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। हुआ क्या था कि अंग्रेजों की निरंतर आर्थिक शोषण की नीतियों ने जनसाधारण को अत्यधिक प्रभावित किया तथा धीरे धीरे उनके असंतोष की भावना बढ़ती चली गई। दरिद्रता, भूखमरी और आर्थिक शोषण ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। किसान की बुरी हालत थी। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वशासन व सुसंगठित स्वरूप, सीमित सदस्यता, स्थिरता, आत्म सुरक्षा व परस्पर सहयोग की भावना थी। कंपनी ने अपनी क्रूर और शोषण परक नीति से ग्रामीण व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। भूमि प्रबंध और भू राजस्व के संदर्भ में इंग्लैंड और फ्रांस की नकल करके नई व्यवस्थाएं यहाँ पर अपनाई गई। वो नई व्यवस्थाएं क्या थी? पहली थी अस्थाई बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी और अगली थी महलवाड़ी। सभी में किसानों की हालत खराब की। प्रायः सभी व्यवस्थाओं में भी भू राजस्व अत्यधिक था, यानी जो टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और भूमिकर वसूली के तरीके भी बहुत ज़्यादा कठोर थे। भूमिकर वसूल करते समय किसानों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। कंपनी की सरकार ने जहां एक और इस प्रकार के नियम बनाए जिनके द्वारा पुरस्कार में प्राप्त जागीरों को छीनने का क्रम प्रारंभ किया गया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत की भूमि निःशुल्क प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई। अगर हम 1852 की बात करें तो इसमें एक इनाम कमीशन की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। लॉर्ड डलहौजी के काल में 20,000 से भी अधिक जागीरों को जब्त कर लिया गया। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। इसके विपरीत कंपनियों ने अंग्रेजों को भारत में मुफ्त भूमि देकर नील और चाय की खेती के बगीचे लगाने की सुविधा प्रदान करी। अभी तक जो कृषि हो रही थी उसका उद्योग में एक विशिष्ट प्रकार का सामंजस्य था। कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए इसे केवल नष्ट ही नहीं किया बल्कि कृषि का वाणिज्यीकरण करके प्रचलित व्यवस्था नष्ट कर दी। नील की खेती हो रही थी। महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी ये किसानों की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा परिणाम था। अगर हम बात करें तो जो नील की खेती हो रही थी इससे जो जमीन की फर्टिलिटी थी ये बहुत ही कम होती जा रही थी। और अगर हम आपसे पूछें कि नील की खेती से क्या किसानों का भूखा पेट कभी भर सकता था? नहीं। तो आप बिल्कुल यही आपका आंसर होगा, नहीं भर सकता था। यही सारी चीज़ें असंतोष का कारण थी। ये नील यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ से लेके जाते थे एंड उसको अपने काम में यूज़ करते थे। उसके बाद टैक्सेस भी यहाँ पे इंक्लूड करते थे। आफ्टर दैट इनका काम क्या था कि जो टैक्सेस होते थे वो बहुत ही कठोर होते थे। कुछ भी हो जाए, पैदावार हो या ना हो,
बारिश हो या ना हो, कुछ भी करके आपको टैक्स जो है देना है। कंपनी की सरकार ने जहां एक और इस प्रकार के नियम बनाए जिनके द्वारा पुरस्कार में प्राप्त हुई जागीरों को छीनने का क्रम प्रारंभ किया गया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत की भूमि निःशुल्क प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई। कंपनी ने अंग्रेजों को भारत में मुफ्त भूमि देकर नील और चाय की खेती के लिए बगीचे लगाने की सुविधा भी दी। न केवल कृषि बल्कि कंपनी की नीतियों ने भारत के हस्तकला उद्योग को भी पूरी तरह से चौपट कर दिया। इस तरह नियम बनाए कि भारतीय हस्तकला का ह्रास हो और ब्रिटेन के तैयार माल से भारत की मड़ियां जो है वो भर जाएं। तटकर नीति व आंतरिक चुंगी व्यवस्था भी इसके अनुरूप बनाई गई थी। हस्तकलाओं के नष्ट होने से लाखों कारीगर, हजारों बस्ती और सैकड़ों नगर व कस्बे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ढाका, जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, पूरी तरह से जंगल बन गया। मुर्शिदाबाद उजड़ गया, सूरत बदसूरत हो गया। इसके साथ ही कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा करने से और उनके दरबारी वैभव के नष्ट होने से अनेक लोग बेकार और बेरोजगार हो गए। लाखों दस्तकार और कारीगर पूरी तरह से उजड़ते हुए दिखे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में भारत के धन को विभिन्न प्रकार से इंग्लैंड ले जाया गया। अंग्रेज शासक मार के पंछी की तरह बार बार आते और भारत को लूटकर, भारत का शोषण करके रातों रात वो नवाब बन जाते थे। एक अंग्रेज मेजर विनगेट ने लिखा है कि भारतीय साम्राज्य की सैनिक रक्षा के लिए ब्रिटेन के खजाने से भी एक सिलिंग खर्च नहीं होना था। इस तरह से लूट, रिश्वत, उपहार, समय समय पर होने वाले युद्धों में लगी अपार धनराशि, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सार्वजनिक ऋण, इन सभी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। पंगु मतलब कह सकते हैं, लंगड़ा कह सकते हैं आप। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हुए भयंकर अकालों ने भी भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बदल के रख दिया था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 1770 व 1837 के अकाल बहुत ज़्यादा थे, भयंकर थे। अकेले 1837 के अकाल में 8 लोग मारे गए थे। इसकी भयंकरता का वर्णन लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने इस तरह किया है कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दृश्य दिखाई नहीं दिया जैसा कि होडल, पलवल परगनों में देखे गए। कानपुर में विशेष सैनिक टुकड़ियां लाशों को हटाने जाती थी। हजारों लाशें गांवों और कस्बों में उपेक्षित रूप से तब तक पड़ी रहती थी जब तक कि जंगली जानवर उन्हें खा नहीं जाते थे। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कंपनी ने कोई प्रयत्न ही नहीं किया। परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर विद्रोह हुए, सेना द्वारा इनका दमन भी किया गया। तो पहली चीज तो इनकी विस्तारवादी नीति थी। इसको हम इस पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। पहली विस्तारवादी नीति की अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह का जो राजनीतिक कारण था वो अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। अब व्यापकता का सिद्धांत क्या था? बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिसमें अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। पॉइंट अगर हम अगला देखें तो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने यही कहा था कि किसी भी दत्तक पुत्र को उसका सिंहासन, वो सिंहासन नहीं ले सकता था। तो इसी तरह उन्होंने पहले तीन राज्यों को हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। डलहौजी ने अपने व्यापक या व्यापकता के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे के सिंहासन पर बैठने की अनुमति या कई रियासतों के अपने अधिकार में लिया तथा जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए। ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बनता है कि सबसे पहले किन 3 राज्यों को हड़पा? तो सतारा, नागपुर और झांसी, ये 3 ऐसे राज्य थे जिसको डलहौजी के हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इसको हड़प लिया गया था। इसके बाद जो 3 राज्य थे, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर, भी हड़प लिए गए थे। अगर हम इसी तरह अगली पीपीटी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए।
इस कार्यवाही ने एक बार वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब अगर हम देखें व्यापकता का सिद्धांत क्या था, तो व्यापकता का जो सिद्धांत था वो 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार ये इसका यूज किया गया। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु के बाद में यह सत्ता त्याग करने पर उस शासक पर कब्जा पूरी तरह से कर लिया जाता था। इन समस्याओं में ब्राह्मणों को बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कंपनी की आर्थिक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार को पूरी तरह से नष्ट किया। ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति ने भारत के व्यापार की दिशा बदल दी। अब भारत केवल कच्चे माल और अनाज का निर्यात करने वाला देश ही रह गया था। तैयार माल का निर्यात कम होता गया। उदाहरण के लिए बात करें तो सन 1800 ईस्वी में कपास की 500 से 6 गांठें और सूती वस्त्र की 2638 गांठें निर्यात हुई थी यहाँ से। 25 वर्ष बाद 1826 में कपास की 15,100 सूती जो है वस्त्रों की कितनी थी 541 गांठें निर्यात हुई थी। अतः कपास की निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ी, जबकि सूती वस्त्रों का जो निर्यात था वो बुरी तरह से घटता चला गया। दक्षिण भारत में डिंडीकुल में कृषकों और भूस्वामियों ने और मालाबार में पालीगरों ने विद्रोह किया। पश्चिमी घाट में रमोसियों ने रमोसियों की 1825 से लेकर 29 तक विद्रोह होते रहे। सावंतवाड़ी और कोल्हापुर में 1844 में विद्रोह हुए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे 1857 के रिवॉल्ट का कारण बन रही थी। 1857 के विद्रोह के लिए कई राजनीतिक कार्य भी उत्तरदायी रहे। भारतीय रजवाड़ों में सबसे अधिक विरोध गोद लेने की प्रथा का हुआ, जो मैंने अभी पीपीटी के अनुसार बताया। सतारा को उन्होंने 1848, जैतपुर और संभलपुर को 1849, बघाट को 1850, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में विलय कर लिया गया। तंजौर के राजा और कर्नाटक के नवाब के मरने के बाद में उनकी उपाधियां पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। 1831 के बाद मैसूर के राजा को भी पेंशन देना बंद कर दिया गया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है, जहां से मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है, वो होता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को उसके उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इससे भारतीय राजाओं में असंतोष का एक बहुत ज़्यादा आतंक फैलता है। इतना ही नहीं, अनेक राज्यों, नागपुर में शाही सामान की खुली नीलामी की गई, वहाँ की रानियों को अपमानित किया गया, राजाओं की पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी गई और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके राज्यों से वंचित कर दिया गया। इससे लोगों को यह प्रतीत हुआ कि जब राजा महाराजाओं की ये हाल है तो सामान्य जनता का क्या होगा। इनमें आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया। कंपनी की सरकार ने अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय को भी किसी भी कतिपय कारणों से नहीं बख्शा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने बहादुर शाह को भेंट देना बंद कर दिया, सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया और डलहौजी ने बहादुर शाह को दिल्ली का लाल किला खाली करने और दिल्ली के बाहर कुतुब मेहरौली में रहने के लिए आदेश दिया। कैनिंग ने भी ये घोषणा की कि बहादुर शाह के बाद मुगल शासक की सम्राट की उपाधि पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दी जाएगी और उसको मुगल महल भी छोड़ना होगा। अंग्रेजों की इन घृणित कार्यों ने भारतीय राजाओं को उनके विरुद्ध जो है आक्रोश पैदा करने में बिल्कुल जरा सा भी जो है वक्त नहीं लगाया। इसी बात 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को मिलाने की घटना सबसे बड़े असंतोष की कारण बनती है। अवध कंपनी के प्रति राजभक्त रहा था। अवध जो था वो कंपनियों के लिए बहुत ही राजभक्त के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उसके शासन प्रबंध में दोष का आरोप लगाकर, जिसको कुशासन का आरोप कहते हैं,
उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इससे अवध के सैनिकों में, जो मुख्यतः बंगाल की सेना थी, अत्यधिक उसमें असंतोष फैला। जीवी मालेशन ने लिखा कि अवध को अंग्रेजी राज में मिलाए जाने और वहां पर नई पद्धति आरंभ किए जाने से मुस्लिम कुलीनतंत्र, सैनिक वर्ग, सिपाही और किसान सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे और अवध असंतोष का बड़ा भारी केंद्र बन गया था। हुआ क्या कि धर्म परिवर्तन के लिए भी अब पुलिस का सहारा लिया जाने लगा। सरकारी खर्चे पर सेना में ईसाई पादरी रखे जाने लगे। सेना में ईसाइयत के प्रचार और सिपाहियों को ईसाई बनने के लिए सैनिक छावनियों में साहित्य बंटने लगा और सुविधाएं मिलने लगी। धार्मिक भावना उस समय और उभरी जब कंपनी की सरकार ने मंदिरों और मस्जिदों के जायदाद पर कर लगाया, यानी जब उन पे टैक्स लगाया तो ये सारी चीजें जो है असंतोष का कारण बनती दिखी। कंपनी के शासकों ने जब हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाजों में परिवर्तन के लिए कानून बनाना स्टार्ट किया तो उनके भारतीयों और सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों में सरकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य ही नहीं लगा। यहाँ तक कि सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा और कन्या वध के विरुद्ध कानूनों को भी भारतीयों ने संदेह की दृष्टि से देखा। इतना ही नहीं, 1850 में पास किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम यानी रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, जो जब लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुओं के उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन किया, अभी तक ये नियम था कि धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था, परंतु अब ईसाई धर्म अपनाने पर भी वो उसका अधिकारी बना रहता था। इससे जहां एक और भारतीयों में उत्तेजना एवं असंतोष फैला, वहीं कंपनी की नीति का भी पता चला। इसी प्रकार जो है लॉर्ड डलहौजी ने प्राचीन काल से ही प्रचलित गोद निषेध लेने की प्रथा का भी निषेध किया। इस निषेध के कारण हिंदुओं में प्रचलित कानूनों के हस्तक्षेप को समझा गया। कंपनी की सरकार के प्रति भारतीय जनमानस में आग सी लग गई और बहुत ज्यादा रोष पैदा हुआ। ऐसे में कंपनी द्वारा किए गए रेल तार व डाक व्यवस्था जैसे जन उपयोगी कार्यों को भी धर्म विरोधी समझा गया। पहले तो रेलों में जब एक ब्रह्मपा और साम्राज्य के अन्य वर्ग यात्रा करने लगे थे, यानी ब्राह्मण और समाज के अन्य वर्ग जब यात्रा करने लगे थे, तो इसी जाति के विरोध, इसे जो है जाति विरोधी धर्म के अनुसार इसको समझा गया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई जो शिक्षा नीति थी, वो भी भारतीय जनमानस की मानसिकता को उसने भ्रमित किया। उन्होंने जहां एक और भारतीय में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं विद्यार्थियों को भारतीय शिक्षा के अध्ययन पर छात्रवृत्तियां देना बंद कर दी, यानी छात्रवृत्ति पूरी तरह से रोक लगा दी। पाश्चात्य शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले। ये स्कूल ईसाई जनसंख्या को बढ़ाने का साधन समझे गए। कुछ जोशीले सरकारी अधिकारियों ने हिंदुओं की सामाजिक प्रथाओं को दोष बताते हुए बाइबिल की सत्यता को अपनाने पर बल दिया। अब तत्कालीन कारण की अगर हम बात करें तो तत्कालीन कारण जो बनता है वो उत्तेजित वातावरण में भारतीय सैनिकों को पुरानी लोहे वाली बंदूक, जिसका नाम ब्राउन बैस होता था, के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का यूज करने के लिए कहा गया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी वाला जो भाग होता था उसको मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी रहती है। स्वाभाविक रूप से हिंदू और मुस्लिम सैनिक पूरी तरह से आग बबूला हो गए। ये कहना नितांत गलत है कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिली थी। अंग्रेज इतिहासकार संजय केनी ने कहा है, एक ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने कहा, एक ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन थे जिन्होंने, जॉन केई नाम था, उन्होंने कहा कि उस कंपनी के राजनीतिक व गुप्त सचिव थे। ये स्वीकार किया कि इसमें संदेह है कि कारतूस बनाने में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वास्तव में गाय और बैलों की चर्बी वूलित शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। सैनिक को यह कार्य धर्म विरोधी और धर्मभ्रष्ट करने वाला लगा। अब इसका आरंभ और प्रसार कैसे हुआ? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी होता है।
ये होते हुए लगभग 100 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। भारतीय उसकी प्रणीत को भूले नहीं थे। 1857 की इस विद्रोह को कुछ इतिहासकार अनियोजित जबकि दूसरे पूर्व नियोजित मानते हैं। वस्तुतः इस बारे में निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन है कि कुछ विद्वानों के अनुसार 1857 का जो विद्रोह है एक सोची समझी योजना थी। इसका नेतृत्व प्रदेशों में अलग अलग नेताओं ने किया। इसमें धार्मिक नेताओं, पूर्व के कुछ राजाओं, कृषकों, कारीगरों, सैनिकों और सामान्य जनता ने डटकर भाग लिया था। प्रचार का माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चपातियों और लाल कमल के फूल के द्वारा किया गया और यही उसमें प्रतीक बन गया था। ये क्वेश्चन आता था आया है कि जो उसका 1857 के रिवॉल्ट का प्रतीक क्या था, तो चपाती यानी रोटी और कमल। प्रचार के लिए तीर्थ स्थानों, मेलों और उत्सवों का प्रयोग किया गया। विद्रोह संपूर्ण भारत में 31 मई 1857 को होने वाला था, परंतु ये समय से पूर्व हो गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना किया। फलस्वरूप उसकी गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे का जो बलिदान है ना, ये बहुत ही गौरवपूर्ण है। इस विद्रोह में पहली आहुति थी। बैरकपुर के बाद ये विद्रोह मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल 1857 को तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से मना किया था। परिणाम स्वरूप मई की परेड में 85 सैनिकों को सेना से हटा दिया गया और उन्हें मेरठ के जेल में कैद कर दिया गया था। 9 मई की शाम को जब कुछ सिपाही नगर में घूमने निकले तो मेरठ शहर की स्त्रियों ने उन पर ताने कसे। जेसी विल्सन तत्कालीन मुरादाबाद के जज ने लिखा कि महिलाओं ने कहा, छी, तुम्हारे भाई जेल खाने में है और तुम यहाँ बाजार में मक्खियाँ मार रहे हो, तुम्हारे जीने पर धिक्कार है। सिपाही पूरी तरह से जोश में आ गए और अगले दिन 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी कैदी 1857 के रिवॉल्ट में शामिल हो गए और उनको जो है जेल से छुड़ा के ले आए। उसी रात को दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया। दिल्ली में इस विद्रोह का नाम मात्र का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। वास्तविक नेतृत्व उनके सेनापति वक्त खां ने किया, जिसकी संघर्ष करते हुए बाद में 13 मई 1859 को मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह इस विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी थे, जो बुढ़ापे से युक्त और नेतृत्व के गुणों से वंचित थे। हुआ क्या कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं ने 5 दिन के संघर्ष के बाद दिल्ली में प्रवेश किया। इस संघर्ष में जॉन निकल्सन की मृत्यु हुई। दिल्ली जीतने पर हजारों दिल्ली वासियों को प्रतिशोध स्वरूप कत्ल कर दिया गया। तत्कालीन बंबई गवर्नर लॉर्ड एलिफिंस्टन ने लिखा है कि दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद ब्रिटिश सेना के अपराधों का वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना शत्रु मित्र का विचार किए नरसंहार हुआ। इसकी भयंकरता नादिर शाह से भी अधिक थी। यानी इतने लोग काटे गए, इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ, इतने लोग मारे गए, बच्चों को पकड़ पकड़ के आग में फेंक दिया गया, गोलियों से उनको भून दिया गया। इवन यहाँ तक लिखा जाता है, इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं कि उनकी डेड बॉडियों को कुत्तों के द्वारा खिला दिया गया। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां ने इस विद्रोह को पूरी तरह से संगठित करके उसको एक अलग ही रूप दे डाला। कानपुर के सती चौरा नामक के गंगा घाट पर सभी अंग्रेज परिवार सहित जो है नौकाओं में बिठाकर उनको पूरी तरह से जो है नदी के उस पार ले जाते ही उनको गोली से भून दिया गया। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई लड़ ही रही थी। बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में और ये पूरी तरह से जीत रही थी, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से 1870 क्रांति असफल रही। पर ये असफलता कहीं न कहीं इतिहास में लिखी गई और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना एक बहुत ही अहम योगदान निभाया। तो आज हम थोड़ा सा विद्रोह की असफलता के कारण में भी चर्चा करेंगे। 1857 का विद्रोह समूचे भारत में फैला, परंतु भारत की संपूर्ण जनसंख्या और क्षेत्र को यह विद्रोह आंदोलित नहीं कर पाया।
550 से भी अधिक रियासतों में से कुछ गिने चुने राजाओं ने ही इस विद्रोह में भाग लिया था। लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि ये शासक तूफान को रोकने में बांध की तरह साबित हुए। अगर ये शासक हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता नहीं किए होते तो 1857 में ही भारत देश आज़ाद हो चुका होता। पंजाब का अधिकतर भूभाग राजपूताना व कश्मीर के राजा शांत रहे, बट हैदराबाद के निज़ाम, कश्मीर का राजा गुलाब सिंह, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल का नवाब, टीकागढ़ और टेहरी के राजाओं ने अपने पद तथा राज्य को बनाए रखने के लिए इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा मदद करी। ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बड़ी प्रशंसा की गई। उस टाइम के लंदन टाइम्स एक पत्रिका होती थी, उसके विशेष प्रतिनिधि में सर विलियमसन W.H. रसेल ने कहा, जो उस टाइम भारत में थे, कि यदि समस्त भारतवासी उत्साह और हिम्मत से अंग्रेजों के विरुद्ध मिल जाते तो वे शीघ्र पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। यदि पटियाला और जींद के राजा हमारे मित्र ना होते और यदि सिख हमारी सेनाओं में भर्ती ना होते और पंजाब में शांति ना बनी रहती तो दिल्ली पर हमारा अधिकार करना असंभव होता। बड़े जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने भी सामान्यतः तत्कालीन कंपनी के शासन को समर्थन दिया। अंग्रेजी पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग भी इस संघर्ष में तटस्थ रहा। अतः संपूर्ण देश के लोगों का मिलजुल कर प्रयास न करना इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। अगर हम देखें कि यद्यपि विद्रोह तो बहुत विस्तृत था, परंतु इसके उद्देश्य सीमित थे। ये विद्रोह अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए तैयार किया गया था, परंतु अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय शासन का क्या स्वरूप होगा, इसकी पूरी तस्वीर क्रांतिकारियों के सामने दृष्टिगोचर नहीं थी। यदि लोगों के सम्मुख, दामोदर सावरकर ने लिखा है कि यदि लोगों के सम्मुख सुस्पष्ट रूप से एक नया आदर्श रखा गया होता जो इतना मोहक होता कि उनके हृदय को आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का विकास और अंत भी उतना महान और सफलतापूर्ण होता जितना कि उसका प्रारंभ था। अगर इसका जितना प्रारंभ इसका अच्छा था, प्रारंभ में जो विद्रोह की भावना थी लोगों के अंदर, वही अगर लास्ट तक होती तो 1857 की दिशा और दशा कुछ अलग ही होती। इसकी असफलता के एक प्रमुख कारण ये भी था कि कुछ श्रेष्ठ और देशव्यापी नेतृत्व की भी कमी थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह एक वृद्ध, निराशापूर्ण और दुर्बल व्यक्ति था। वास्तव में उसे जबरदस्ती भारत का सम्राट घोषित किया गया था। रानी जीनत महल और उसके बेटों ने दुश्मन के साथ मिलकर उसे कमजोर कर दिया था। नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बख्त खान, अजीमुल्ला क्रांति के नेता यद्यपि अपने इरादों के बहुत पक्के थे, परंतु उनका नेतृत्व ना तो अखिल भारतीय स्तर का ही था और ना ही उनमें परस्पर तालमेल ही बन पाया। इसके विपरीत वे एक दूसरे को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। स्वामी विवेकानंद ने 1857 की इस विद्रोह की असफलता का कारण नेताओं की उदासीनता को माना है। जीवी मालेसन ने अपनी पुस्तक इंडियन म्यूटिनी में लिखा कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार 1 तारीख को सारे भारत में स्वाधीनता का युद्ध शुरू होता तो भारत में एक भी अंग्रेज जीवित न बचता। इतना भयंकर ये उठा था ये विद्रोह। अंग्रेजों के सौभाग्य से विश्व की परिस्थितियां भी शीघ्र ही उनके अनुकूल हो गई थी। क्रीमिया के युद्ध में रूस को पराजित किया जा चुका था। चीन भी प्रसिद्ध अफीम युद्ध में हार गया था। समुद्री मार्ग पर भी अंग्रेजों का प्रभाव था। 1,12,000 सैनिक यूरोप के भिन्न भिन्न स्थानों से भारत भेजे गए। 3,10,000 सैनिकों की अतिरिक्त भारतीय सेना का यहाँ पर भी गठन किया गया। क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी थे, उनको इस प्रकार की सहायता की कोई संभावना नहीं थी। लॉर्ड डलहौजी की रेल तार और डाक की व्यवस्था क्रांति को दबाने में बहुत उपयोगी रही। अंग्रेजों के लिए यातायात की बड़ी सुविधा हो गई। विद्रोह के समाचार नर्मदा के पार न पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था बाकायदा की गई। जीटी रोड पर कड़ा नियंत्रण रखा गया था। सितंबर के मध्य में अचानक दिल्ली पर अंग्रेजों का प्रभुत्व होना भी क्रांतिकारियों में एक निराशा का वातावरण बनाने वाला साबित हुआ। वास्तव में विद्रोह की विफलता का कारण भारतीयों की वीरता अथवा साहस की भावना का अभाव न होकर राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी, की नेतृत्व की कमी और परस्पर उसमें जो फूट होने का सबसे बड़ा कारण यही था।
अब हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, आपको 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इस विद्रोह के बारे में अनेक इतिहासकारों, प्रशासकों और विद्वानों ने लिखा कि इसके स्वरूप के संबंध में विद्वानों में बहुत ज़्यादा आज भी मत है। चार्ल्स रेक्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, जो कि 1858 में प्रकाशित हुई थी, उसमें वस्तुतः एक सैनिक विद्रोह माना गया इसको, जिसने कुछ क्षेत्रों में जन विद्रोह का रूप लिया था। इसी प्रकार का समर्थन किशोरी चंद्र मित्र, शंभू चंद्र मुखोपाध्याय, हरीश चंद्र मुखर्जी और सर सैयद अहमद खान ने भी किया, जिन्होंने इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहा। सर्वप्रथम विनायक दामोदर सावरकर ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध का, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में मेकअप बना के चलिएगा। कुछ इतिहासकारों ने इसे और व्यापक रूप देने के लिए प्रयत्न किया। सर जे केई ने, जो उस समय कंपनी के राजनीति और गुप्त विभाग के सचिव थे और जिन्होंने 1857 के संघर्ष पर 3 भागों में 2000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा है, इसे श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा है। L.E.R. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। टेल्बोएस व्हीलर ने इस विद्रोह को एशियाई स्वभाव का परिचायक बतलाया और T.R. होम्स ने इसे और विस्तृत कर सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा। तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। कैम्ब्रिज के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे प्राचीन पुरातनवादी भारत का अंतिम प्रयास बतलाया है। जॉन ब्रूस नार्टन ने अपनी पुस्तक टॉपिक्स ऑफ फॉर इंडियन स्टेटमेंट्स में इसे मात्र सैनिकों का विद्रोह नहीं बल्कि जन विद्रोह माना है। तो थोड़ा सा हम अपनी पीपीटी में देख लेते हैं कि पूछा गया क्वेश्चन इसमें कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चिल। किसने रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय क्रांतिकारियों में इकलौती मर्द कहा। तो जनरल ह्यूरोज ने। 1857 की प्रतीक का निश्चित जो प्रतीक था वो क्या था, वो कमल और चपाती था। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण अगर पूछता है तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। अब स्टूडेंट्स थोड़ा हम विद्रोह के परिणाम के बारे में जानेंगे। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। इंग्लैंड में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने तथा 7 ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो हड़प नीति की भी समाप्त की, हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट की गई थी उसका भी समापन किया गया। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त किया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया, यानी जो गोद निषेध प्रथा लगाई गई थी वो भी समाप्त कर दिया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। अब थोड़ा हम स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, ये आप लोग बताइएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या टोपे इन 1857 म्यूटिनी। तो आपका ऑप्शंस है, ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब। अगला आपका ऑप्शन है, ही ऑर्गेनाइज व्हील्स ऑफ पंचम लाल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा, यानी जो नाना साहब थे वो आर्मी के कमांडर इन चीफ बनाए गए थे और उन्होंने व्हील्स के पंचम लाल रीजन के अगेंस्ट भील एक आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के रिवॉल्ट के गवर्नर जनरल थे जो कि इंडिया में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सर ह्यूरोज डिस्क्राइब हुम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिवेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई।
आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। तो ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। आपका राइट आंसर बच्चे हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें 1857 की रिवॉल्ट की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर करेंगे अपने एक एक टॉपिक को लेके। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का भी लेक्चर हम खुद जो है लेंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो ये सेशन था ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण था। तो आप लोग इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसका नोट्स आप प्रिपेयर करिए कि ताकि आपको एग्ज़ाम में उस टाइम पार्टिकुलर उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा ना हो। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।